तो चलो स्टार्ट करें हम लोग कॉस्टिंग। ठीक है, क्या तुम लोग कभी कॉस्टिंग के बारे में सुना है? कॉस्ट क्या है इसके बारे में कुछ सुना है? क्या सुनी है बताओ? तुम सुनी ना? और भी कुछ सुना है क्या? माथा तुम हिला पूछ रहे तो उसको बोल रही हो। अब बचपन में तो लोग चैप्टर पढ़े थे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, वही तो पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? तो कॉस्टिंग थोड़ी कुछ अलग हो जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि एक आदमी रहता था, है ना, एक सामान खरीदा, उसमें और भी कुछ कुछ खर्चा किया, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे, सारा खर्चा को जोड़ देते थे। तो बोलता था क्या, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया, उसको सेल किए, और फिर मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, या लॉस हो गया, जो भी होता है। तो मतलब कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को बहुत सारा एलिमेंट्स के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। तुमको नहीं लगता है कि तुम अगर कोई चीज ऑनलाइन खरीदता है तो थोड़ा कम दाम दिखता है, वही ऑफलाइन खरीदता है तो ज्यादा दिखता है? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में कोई दुकान नहीं है, तो रेंट नहीं है कि नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वहां पे बहुत सारा स्टाफ नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। तो वो सारा खर्चा अगर बच जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आदमी कम दाम में बेच सकता है। लेकिन ऑफलाइन में एक दुकान चलाएगा तो महंगा पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहां पे कई सारा खर्चा हो रहा होता है। अभी सोचो सिंपल एकदम, हम यहाँ पे ऐसा बोर्ड पे खड़ा होते पढ़ाते और सामने कोई नहीं होता, ठीक है, तो क्या हमको इतना बड़ा हॉल लेना पड़ता? जवाब है नहीं। ठीक है, इतना सारा स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता? नहीं। इतना सारा फैन चलता, लाइट चलता? नहीं। तो ये सारा चीज क्या होता, बच जाता, है ना। तो अपना जो सेलिंग प्राइस होता वो क्या होता, कम जाता, है कि नहीं। तो ऑनलाइन में हम लोग कोई भी क्लासेस खरीदते हैं तो वो कम पड़ता है, ऑफलाइन में ज्यादा पड़ता है। उसका कारण है ना, क्योंकि सामने हम लोग को इतना सारा चीज रखना पड़ता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सब में क्या है, खर्चा तो हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे तो हर एक चीज को जोड़ के निकालेंगे, है ना। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का नॉर्मली जो जिम्मेदारी होता है वो किसका होता है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएमए। ठीक है, तो सीएमए का काम क्या है, कॉस्टिंग करना। ठीक है, अब कॉस्टिंग कैसे किया जा सकता है, तो सीएमए क्या करता है, सीएमए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी के अंदर में कि वो कैसे एक कंपनी का कम से कम खर्चा करवाए और अच्छा से अच्छा क्वालिटी दे। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट यहां तक लेके जाना एक सीएमए का काम होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां से वहां तक 10 बल्ब लगा हुआ है, फिर हमको क्या देखना कि 10 बल्ब का रिक्वायरमेंट है, तो सोच के आता है कि नहीं, अगर 6 बल्ब भी जलाएंगे तो चलेगा, बेवजह का 10 बल्ब लगा के रखे हुए, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 बल्ब हटा देंगे। अब 4 बल्ब में बोलेगा कितना ही बिजली बिल उड़ जाएगा, एक दिन का हो सकता है कम उठे, महीना का थोड़ा ज्यादा, साल का ज्यादा बचेगा ना, है ना। तो इस तरीका से हर एक चीज के ऊपर में कंट्रोल करना, और क्वालिटी खराब ना हो। ऐसा नहीं कि बच्चा अंधेरा में बैठा हुआ है ना, बच्चा अंधेरा में भी ना बैठा हो और बहुत ज्यादा लाइट भी ना हो, तो जितना होना चाहिए उतना हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या होगा मेरा, कि कॉस्ट भी बचेगा और क्वालिटी भी सही रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे कहानी आता है कि कॉस्टिंग का मतलब है क्या। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट कंट्रोल कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है कि कैसे हम लोग अपना कॉस्ट को कंट्रोल करें। कॉस्ट का कंट्रोल करना मतलब, कॉस्ट का कंट्रोल करना मतलब कहां पे खर्चा एक्सेस हो रहा है, वो जो बोले ना कि बल्ब अगर हम थोड़ा कम कर दे, ये क्या हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया ना, है ना। तो कॉस्ट का कंट्रोल करना, फिर क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होता है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होता है मिनिमम खर्चा में अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं बिना वेस्टेज किए, तो ये एफिशिएंसी है। तो हम लोग को जो एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया गया है उस खर्चा में
अगर हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या माने जाते हैं, एफिशिएंट माना जाते हैं, और इससे क्या होता है, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ता है। और अगर कहीं पे खर्चा कम हो रहा है और सेलिंग प्राइस अपना वही है, ठीक है, मार्केट के अंदर में ये एक कपड़ा बना के बेचता है 600 में, ये भी बेचता है 600 में, और ये भी बेचती है 600 में, इसको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, इसको प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपए का, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का, ठीक है। कपड़ा का क्वालिटी सेम है, ठीक, कपड़ा का रंग डिजाइन सब कुछ सेम है, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन तीनों का अलग अलग है। क्यों? वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। ये कॉस्ट को कंट्रोल की, और ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका से कंट्रोल किया, ताकि उसको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 150 का प्रॉफिट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हो सकता है अच्छा मशीन लगाया हो, अच्छा लेबर हो, ठीक है, तो जिसके कारण से क्वालिटी प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत हो रहा है, रॉ मटेरियल वो बल्क में खरीदता है इसलिए उसको सस्ता पड़ता है। तो कई फैक्टर्स होता है जिसके कारण से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसको सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों आया? क्योंकि एक कंपनी ज्यादा एफिशिएंट तरीका से अपना रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया, एक कंपनी नहीं कर पाया, ठीक है। तो यही सब पूरा हम लोग पढ़ते हैं, ये पूरा कॉस्टिंग चैप्टर में, ठीक है। अब क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज a specialized branch of accounting that records, classifies, analyze and control the cost of producing goods or providing services। यानी कि एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अभी अकाउंट जब पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखे? उसके अंदर हम लोग ये देख रहे थे, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग देखे थे ना, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यानी कि ये भी क्या है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हो गया। और उस टाइम पे हम लोग क्या बोले थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन से जन्म हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का, है ना। क्या लिमिटेशन? लिमिटेशन था हिस्टोरिकल कॉस्ट का, लिमिटेशन था कि कभी भी वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है, सॉरी, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर को देखता है, सिर्फ जहां पैसा है उसी को देख रहा है। वो आइडल टाइम नहीं देखता है कि कहां पे बेवजह का टाइम बर्बाद हो गया जिसके कारण से अपना नुकसान हुआ। अगर अकाउंट्स की बात करें, स्ट्राइक होने से क्या कोई नुकसान होता है? हाँ, कंपनी को नुकसान है, उस दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, पर अकाउंट्स क्या बोलता है? पैसा का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी है, कहीं इसको रिकॉर्ड करेंगे। पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है? रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आज अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसके कारण से नुकसान हुआ है, और उस चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, एनालाइज और कंट्रोल करता है किस चीज का? कॉस्ट का। किस चीज का कॉस्ट? गुड्स को प्रोड्यूस करने का या फिर सर्विस प्रोवाइड करने का। हम क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फीस जो रखा गया है वो किसके हिसाब से रखा गया? कि मेरा सारा कॉस्ट रिकवर हो जाए और हमको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है, इसी बेसिस पे तो किया गया है। तो कॉस्ट का रिकवरी करना प्लस प्रॉफिट करना। अब देखो, प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होता है, आदमी का इंक्रीज करता जाता है वक्त के साथ, जब नंबर ऑफ बायर मेरा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बायर अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? आज मान लो यहां पे 40 स्टूडेंट बैठ रहा है, तो मेरा रेंट क्या लग रहा है? उतना ही, और इसका कैपेसिटी है सपोज करो 60 का, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट बैठने तक भी मेरा रेंट क्या होगा? वही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना। इधर पढ़ाएंगे हम, टाइम क्या देंगे? उतना ही देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे मेरा बेनिफिट ये होगा कि मेरा बायर तो बढ़ा, है ना, और कॉस्ट सेम रहा, जिसके कारण से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, थोड़ा सा सेलिंग प्राइस को अपना घटा देते हैं, है ना। दो तरीका से इंसान प्रॉफिट कमाता है, एक सेल्स मैक्सिमाइज करके और एक कॉस्ट को नहीं, सेलिंग प्राइस को मैक्सिमाइज करके, ठीक है। हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, मेरा खर्चा हुआ मान लो 100 रुपया, हम सेलिंग प्राइस रख दिए 600 रुपये, 500 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। अब मेरा क्या है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, हम 150 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब 150 में बेचेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ बायर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिला तो, ठीक है।
तो नंबर ऑफ बायर बढ़ेगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर बढ़ता जाएगा एक वक्त के बाद जो प्रॉफिट हमको 600 रुपए दाम रखने से मिल रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट हमको 150 में होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग का इंटेंशन क्या हो गया, नंबर ऑफ बायर्स को बढ़ाना। ठीक है, तो एक तो सेल्स मैक्सिमाइज कर दो और दूसरा अपना सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो इसमें तुम्हारा नुकसान है, ठीक है, क्योंकि आदमी बेवकूफ तो है नहीं। आज सपोज करो अपना एरिया में जो कॉस्ट पढ़ाने का फीस है, ठीक है, वो कितना है, 300 400 500 ऐसे करके है, ठीक है। हम लोग क्या रखे हुए हैं, 200, ठीक है। अब 200 क्यों रखा गया, क्यों रखा गया 200? क्योंकि हो सकता है हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर लिए, ठीक है, हम लोग किस चीज पे फोकस किए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे, ना कि सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कहीं पे सेलिंग प्राइस को बढ़ा के कमाया जाएगा और कहीं पे कस्टमर बढ़ा के कमाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बोलता है कि अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच फोकस ऑन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट किस चीज में, कंट्रोल कॉस्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी, फिक्स सेलिंग प्राइस, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, किस चीज में हेल्प करता है, तो सबसे पहला आता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कि तुम्हारा जो खर्चा हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, इंप्रूव एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगा, कम से कम खर्चा में अच्छा क्वालिटी का आउटपुट देके, ठीक है। सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, अब मेरा बनाने में खर्चा हो गया 100 रुपया, ठीक है, तो क्या सेलिंग प्राइस हम 90 रुपए रख दें, 100 रुपए रख दें? नहीं, हमको सेलिंग प्राइस 130 140 रखना पड़ेगा, क्योंकि बन तो गया, उसके बाद भी तो खर्चा है, गोडाउन में रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करके भिजवाना पड़ेगा, उस पर टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, है कि नहीं। फिर क्या है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर कॉस्ट कंट्रोल होता है, जैसे सब क्या किया, 600 रुपए दाम रखा था ना, ठीक है, तो सबका कपड़ा का दाम कितना था, 600, लेकिन एक ज्यादा प्रॉफिट कमाया, एक कम प्रॉफिट कमाया, क्योंकि एक कॉस्ट को कंट्रोल किया, एक नहीं कर पाया, सिंपल सा बात है। तो प्राइस हम बढ़ा नहीं सकते हैं मार्केट में, क्यों, क्योंकि मार्केट क्या परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। यहां पे अगर हम अपना कोई चीज का दाम बहुत ज्यादा रख देंगे तो मेरा सेलर क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, है ना। ये तुम लोग कभी देखा है ना, प्याज कभी कभी 200 250 रुपए केजी हो जाता है ना, और कभी 10 रुपए केजी बिक रहा होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और सप्लाई कम होता जाएगा तो लास्ट में क्या किया जाएगा, प्राइस बढ़ाया जाएगा। जैसे ही मान लो हम 20 रुपए केजी खरीदने को तैयार थे, ठीक है, 30 रुपए केजी अगर हो जाएगा तो क्या होगा, हम थोड़ा कम खरीदेंगे ना, है कि नहीं, मेरा कम हो जाएगा। अगर 200 रुपए केजी हो गया तो हम खरीदेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, बायर वहां पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, हर एक लोग खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। बिना प्याज का जिंदगी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपए में कौन प्याज खरीदता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लोग वहां पे डिमांड कम करने लग जाएगा, सप्लाई स्टेबल होगा, फिर धीरे धीरे सप्लाई बढ़ता चला जाएगा और प्राइस घटता चला जाएगा। यही तो सिस्टम चलता है ना। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो यहां पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्नीचर फैक्ट्री है जिसका सेल्स रेवेन्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ कितना, 1.5 लाख रुपए, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन यहां पे बात करें हम लोग मटेरियल कॉस्ट का, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे नहीं निकालता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे निकालता है, एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ, एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो पर यूनिट के हिसाब से निकाल रहा होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, ओवरऑल दिखा देता है, 150 का प्रॉफिट हुआ, किस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दिखाता है, इतना डिटेल्ड, इतना गहराई में नहीं जाता है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो मेरा टोटल खर्चा हुआ 4,20,000 खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद लेबर कॉस्ट मेरा लग गया 2,10,000 का, और फैक्ट्री ओवरहेड लग गया कितना, 1,40,000 का, और मेरा रेवेन्यू कितना है 10 लाख। 10 लाख में माइनस किए 4,20, 4,10, 1,40, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे किससे, जितना नंबर ऑफ चेयर हम बनाए होंगे, है ना।
तो मेरा क्या निकल जाएगा कि पर चेयर पे कितना मेरा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना, पर यूनिट प्रॉफिट निकालना, पर यूनिट सेलिंग प्राइस फिक्स करना, ये सारा काम किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने से फायदा ये होता है कि मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाइज एरिया वेयर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस और प्रॉफिट इंक्रीज। किस जगह पे हम लोग कॉस्ट घटा सकते हैं, ठीक है, किस जगह पे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रिसोर्सेज सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और रेंडर सर्विस। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री के बाहर खर्चा हो सकता है, एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, ठीक है, और क्या हो सकता है? डिप्रिसिएशन हो गया, स्टेशनरी खरीद लिए, ठीक है, क्लीनिंग चार्जेस है, हर एक चीज जितना भी खर्चा करेंगे सारा खर्चा को जोड़ जाड़ के जो हम लोग निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, अब सारा खर्चा निकाल लिए तो मेरा पर यूनिट क्या निकल जाएगा? कॉस्ट निकल जाएगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ठीक है, सपोज करो हम अगर अपना यहां का कॉस्टिंग निकाला है पर बच्चा के ऊपर में, तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल खर्चा किसमें किसमें हो रहा है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, वाटर, ठीक है, और कोई खर्चा है, स्टाफ को फीस देना, टीचिंग जो स्टाफ है उन लोगों को सैलरी देना। तो ये सारा चीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से और चेक करेंगे कि पर स्टूडेंट मेरा कितना खर्चा निकल रहा है। ये निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं? अब पर स्टूडेंट अगर इतना खर्चा हो रहा है तो पर स्टूडेंट से कितना पैसा लेना है, तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं हम लोग, ताकि मेरा प्रॉफिट का मार्जिन भी रहे, है ना? तो ये सारा चीज इसी कॉस्टिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसी को क्या बोला गया? कॉस्ट बोला गया। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर में क्या बोला गया? कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग, है ना? कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग, है ना? यानी कि किसी भी चीज के लिए जो भी हम पे कर रहे हैं वो मेरे लिए खर्चा हो गया। आज तुम गया एक एसी खरीदा, ठीक है, एसी का दाम है सपोज करो 60,000 रुपया, ठीक। अब 60,000 में क्या तुम्हारा एसी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, उसमें तुमको वायर खरीदना पड़ेगा, है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा। तो वायर खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, यहां से लेके घर तक ले जाने का भाड़ा दिया, तो एसी का दाम तुम्हारा कितना हो गया? सपोज करो 10,000 का वायर खरीदे, ठीक है, और 500 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लिया, 200 रुपए मेरा भाड़ा लग गया, तो 60,000 प्लस 10,000 का तार प्लस 500 का इंस्टॉलेशन और प्लस 200 रुपया का भाड़ा, ये सब मिला देंगे तो बोलेंगे मेरा एसी खरीदने में खर्चा इतना पड़ा, है ना? जब घर कोई बनाता है तो कभी सुना है ईटा में इतना लगा, पेंट कराने में इतना लगा? वो क्या बोलता है? घर बनाने में कितना लगा, है ना? तो घर बनाने में मतलब फाउंडेशन से लेके पूरा कंप्लीट करने तक जो भी खर्चा हुआ सबको जोड़ के बोलता है वो। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया क्या? कि कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग, ठीक है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट इंक्लूड्स एवरी सेक्रीफाइस मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसी को क्या बोला गया है? कॉस्ट, ठीक है। तो अब बात करें, जैसे एक बेकरी का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, 500 केक बनाना है हमको, क्या लगेगा? आटा लगेगा, ठीक है, शुगर लगेगा, लेबर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है कि 500 केक बनाना है और टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया? 20,000। तो एक केक बनाने में कितना खर्चा हो रहा है? 40 रुपया, ठीक है। तो टोटल खर्चा हम निकाल लिए, कॉस्ट निकाल लिए। तो कॉस्ट निकालते कैसे हैं? सबको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट द प्राइस पेड फॉर समथिंग, तो पेड किस लिए कर रहा तुम? वो केक बनाने के लिए, और केक बनाने में सारा खर्चा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आता है एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस नॉशनल कॉस्ट, ठीक है। एक तो होता है खर्चा जो एक्चुअल है ना, और एक खर्चा कौन है? नॉशनल है। क्या है पहले समझो। एक्चुअल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। नॉशनल क्या बोला गया?
नोशनल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट बट इज कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। मतलब बताओ, दोनों को समझो, बताओ एक बार। इसके अंदर में कैश का पेमेंट करते हैं, इसमें कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है। जैसे सैलरी अगर ओनर लेता है खुद से, है ना, हम ओनर हैं, हम खुद सैलरी भी ले रहे हैं, तो क्या हम पैसा लेके जाते हैं? हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल में जोड़ते जाएंगे, ठीक है, कि मेरा कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हमको। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा लेके हम घर चल जाएंगे? जवाब है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उस खर्चा को जोड़ते जा रहे हैं, उस इनकम को जोड़ते जा रहे हैं अपना कैपिटल में, ठीक है। अगला क्या है, अगला सपोज करो डिप्रिसिएट हो रहा है, एक मशीन था मेरा 50,000 का, है ना, अब वो 5,000 रुपए खत्म हो गया, 6,000 रुपए खत्म हो गया। ये खर्चा तो है, नुकसान तो है, पर क्या इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है? जवाब है नहीं। तो इस तरह का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और इसी को क्या बोला गया है, नोशनल कॉस्ट, ठीक है। नोशनल कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि अगर डिप्रिसिएट हुआ तो मेरा प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन को हम लोग लगते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंसेस का साइड में, और एक्सपेंस साइड में जितना कुछ बढ़ता चला जाएगा वो सबसे मेरा प्रॉफिट घटता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, और एक्सपेंडिचर और लॉस बढ़ेगा तो इस सिचुएशन में मेरा क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, या फिर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, ठीक। अब देखो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेज पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, कोई कैश वैश नहीं आता, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। फिर क्या, रेंट ऑफ ओनर्स हाउस, अब ये बिल्डिंग मेरा ही है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर में जो रेंट उठाएगा कौन उठाएगा, हम खुद ही तो उठाएंगे, है कि नहीं। तो उसमें क्या कैश इन्वॉल्वमेंट आता है? जल्दी नहीं आता है, बस क्या बोलते हैं हम लोग को, इतना रेंट का खर्चा हो गया, हम लोग डाल देते हैं उसको पीएल के अंदर में, पर हम लोग कैश निकाल रहे, क्या हो सकता है निकाल रहे, हो सकता नहीं निकाल रहे, दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर क्या, सैलरी ऑफ ओनर, ठीक है, तो सैलरी ऑफ ओनर भी क्या होता है, मेरा एडजस्ट हो जाता है उसी कैपिटल में, ठीक है। कंपैरिजन देखो, इसमें कैश का पेमेंट इन्वॉल्व है तो इसमें कैश का पेमेंट नहीं होता है, ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में, ये कई बार रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स के अंदर में, ये रियल एक्सपेंडिचर और ये इमेजनरी इंप्लाइड एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्चुअल मतलब कैश पेड, और नोशनल मतलब अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस्ड, जो पैसा आ सकता था या जो पैसा जा सकता था वो ना आया है ना गया है, बस उस नाम से पार हो गया, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, अलग अलग लोग बोला है, एक तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हम लोग देख ही लिए, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोला, कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर समथिंग, ठीक है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोला, बोला कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस मेड टू एक्वायर रिसोर्सेज फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हम खर्चा करेंगे उसको कॉस्ट बोला गया। एक होता है क्या, सीमा लंदन, ठीक है, इसमें तुम भी जा सकता है, जब तुम सीए में बन जाएगा, सिर्फ सीए में जा सकते हो, याद रखना, जब तुम सीए में बन जाएगा तो सीमा लंदन का एग्जाम होता है, उसको तुम क्रैक करके इसके अंदर तुम जा सकता है, ठीक है। पर ये किसके लिए है, ओनली फॉर सीएमएस, ठीक है, इसमें ना तो सीए जा सकता है ना तो इसमें सीएस जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, चाहे वो एक्चुअल हो या नोशनल हो, खर्चा तो खर्चा, नुकसान तो नुकसान है ना, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर में हम लोग इनकर्ड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब किस चीज पे कितना कितना लगा, इसको आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस पे, मान लो एक हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, ये बेंच बनाना है, इस बेंच में क्या होगा, कील लगेगा, लकड़ी लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा, पेंट लगेगा, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक एक एरिया पे कितना कॉस्ट हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और एक और है कौन, सीलिंग लॉ, ये क्या बोला, कॉस्ट रिप्रेजेंट द रिसोर्स ऑफ सेक्रीफाइस टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो देखो बोलने का सबका इंटेंशन सेम है, पर एमसीक्यू में क्या आएगा, ये तुमको लिख के दे देगा, है ना, डेफिनेशन, और बोलेगा बता इसमें से कौन ये डेफिनेशन दिया था, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में तुमको सारा डेफिनेशन याद भी रखना है। अब इतना सारा डेफिनेशन तो याद नहीं रख सकते हम लोगों ने, इतना बड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेड फॉर समथिंग ऑक्सफोर्ड दिया था, छोटा वर्ड ढूंढेंगे। सेक्रीफाइस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसमें लिखा हुआ है, सिर्फ ए में, ठीक है। एक्चुअल और नोशनल या फिर इनकर्ड, एट्रीब्यूटेबल, ये सब वर्ड देख लेंगे। जो कौन दिया है, सीमा लंदन, ठीक है। और ये क्या बोला, रिसोर्सेज सेक्रीफाइस्ड, ठीक है। तो रिसोर्सेज सेक्रीफाइस्ड कौन बोला है, सेलिंग लॉ। तो इस तरीका से तुम एक कीवर्ड को याद रखो जिससे तुम एमसीक्यू में टिक कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। कॉस्ट का मतलब है कि कितना खर्चा हुआ, और उस खर्चा को जब हम लोग एनालाइज करेंगे, उस खर्चा को जब हम लोग निकालेंगे, तो कौन निकाल रहा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, है ना। तुमको याद है जब अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे थे तो 3 वर्ड लिए थे, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना। अकाउंट का मतलब क्या बोले थे, कोई एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर आइटम्स का एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, उस अकाउंट का अकाउंटिंग करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए, या फिर कितना खर्चा हुआ, कितना मेरा इनकम हुआ, ये सबको देखते हुए। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा बोले थे अकाउंटेंसी, यानी कि रूल एंड रेगुलेशंस का बुक, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, कॉस्ट, चलिए जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्लासिफाई, एनालाइज, समराइज, रिपोर्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन लेने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, समरी बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट प्लान करने के लिए, डिसीजन मेकिंग, बजट का प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। यानी कि जो भी हम परफॉर्म किए उसको इवेल्युएट करना, उसको निकाल पाना कि क्या हम सही तरीका से परफॉर्म किए हैं या नहीं किए, क्या सही तरीके से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा चीज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। सपोज करो एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कर रहा है 10,000 वाटर का बोतल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करेगा, पहला, एक बोतल का दाम क्या होगा, है ना। दूसरा, कंपेयर करेगा एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब क्या सोचे, है ना, और एक्चुअल मतलब क्या पाए। तो क्या सोचा क्या पाए, ठीक है। हम सोचे थे एक बोतल बन जाएगा 10 रुपए में, एक बोतल बना 11 रुपए में। तो स्टैंडर्ड क्या है, सोचे क्या थे 10, पाए क्या 11, ठीक है। तो 1 रुपया ज्यादा खर्चा हुआ ना, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एडवर्स हो गया, नुकसान है, मेरा सोच से ज्यादा खर्चा हुआ है कि नहीं। और एक हो गया मेरा कि सोचे थे 10 पर खर्चा हुआ 8, तो 2 रुपया मेरे लिए क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, है ना, क्योंकि फायदा हो गया। 10 सोच के रखे थे, 8 में काम बन गया, तो फायदा है ना मेरा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है, आइडेंटिफाई करता है वेस्टेज। अगर ज्यादा खर्चा हो गया तो हम लोग चेक करेंगे क्यों खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ, कोई वेस्टेज तो नहीं हुआ। कम खर्चा हुआ तो खुश होंगे क्या, नहीं, चेक करेंगे अगर कम खर्चा क्यों हुआ, क्या कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, किस कारण से कम हुआ। क्योंकि वो कारण अगर पता चलेगा तो आने वाले टाइम में जो बोतल बनाएंगे वो भी तो कम में बना सकते हैं, है कि नहीं। तो फायदा है तो भी सोचना पड़ेगा, नुकसान है तो भी सोचना पड़ेगा, है। तो फिर क्या, आइडेंटिफाई वेस्टेज कर ले, कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस, बेवजह खर्चा किए जा रहे हैं, ठीक है। खर्चा क्या किया पता है, ये बोतल ऐसा बना है, ये प्योर वाटर लिख दी है, ठीक है, बाजार में सब ऐसे ही बिक रहा है, हम क्या किए इसको एक और ऊपर से प्लास्टिक से रैप कर दिए, एक्स्ट्रा खर्चा है ना, क्यों ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तुम लोग जाता है कहीं, मान लो कचौड़ी खाने के लिए गया, तो वहां पे देखना एक वो पत्ता देगा, दूसरा पत्ता मांगेगा, तुमको दिखेगा गुस्सा से एकदम, ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, एक पत्ता का नुकसान हो जाएगा, है ना। हम लोग गए जाके खरीदे एक दूध का पैकेट, सामने वाला से प्लास्टिक मांग लो, बोलेगा प्लास्टिक मेरा नहीं बचता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लास्टिक में, तुम उस पर से एक और प्लास्टिक मांग रहा है, तो वो नहीं देना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट कहां पे वेस्टेज हो रहा है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तुमको याद है यहाँ पे जो केक्स एंड बेक्स है उसके जस्ट बगल में एक सिंगाड़ा कचौड़ी का दुकान खुला था, तुम लोग देखा था क्या, है ना। तो वहां पे जाके हम खाए
और समझ में आया कि ये दुकान बंद हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है, जिस दिन खाएं उस दिन यहाँ पे आके बोले थे कि अगला 1-1.5 महीना में दुकान बंद हो जाएगी। क्यों बताओ? क्योंकि वो जो प्राइस रखा था, ठीक है, वहां खुला था और बंद भी हुआ, 1.5-2 महीना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो प्राइस रखा था वो क्वालिटी उस प्राइस पे दे पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। जितना बड़ा वो समोसा दे रहा था, जितना बड़ा कचौड़ी दे रहा था, सब्जी वो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल के बना रहा था, तो पॉसिबल नहीं है कि वो 6 रुपए 7 रुपए में बेच सके। ऊपर से क्या था कि वो जो प्लेट में खिला रहा था वो प्लेट मोटा कूट वाला था, ठीक है, मोटा कूट मतलब वो गन्ना वाला, ठीक, जिसका एक प्लेट का कॉस्टिंग ही पड़ जाता 50 पैसा या 1 रुपया एक प्लेट का, ठीक है। तो एक वो प्लेट वो 1 रुपया का 7 रुपया कचौड़ी में अगर दे रहा है तो कितना भारी नुकसान हो रहा है उसको, है ना। इतना नुकसान संभाल पाएगा क्या? नहीं। वो क्या सोचा जस्ट कि स्टैंडर्ड तरीका से खिलाएंगे तो लोग मेरे पास भर जाएगा, ठीक है। लोग टेस्ट देखता है, प्लेट कौन सा दिया वो नहीं देखता है, ठीक है। तो उसका टेस्ट भी ठीक था लेकिन प्लेट कॉस्टली था और साथ में वो जो खर्चा कर रहा था उसके हिसाब से वो प्राइस नहीं रखा था, जिसके कारण से क्या हो गया, वो बंद हो गया, ठीक है। फिर इंप्रूव प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, है ना। तो कॉस्टिंग क्या हो गया, फाइंडिंग कॉस्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, फाइंडिंग प्लस रिकॉर्डिंग प्लस कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्टिंग मतलब जस्ट कॉस्ट को निकाल लेना। अब कॉस्ट को निकालने के बाद हम लोग उसमें जोड़ेंगे क्या, रिकॉर्ड करेंगे उसको, और फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे कहां पे कंट्रोल करना है कॉस्ट का, ठीक है। अब आते हैं कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट टू of a product or service. It provides the rules and procedures for collecting, classifying, recording and analyzing cost. In simple words समझे तो costing tell us how much does it cost to produce a product or provide a service. यानी कि costing सिंपली हमको ये बताता है कि एक सामान को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है। सिंपल सा बात इतना ही है, क्योंकि कॉस्टिंग क्या है, फाइंडिंग्स, है ना। तो क्या तुम फाइंड कर रहा है, कितना खर्चा हो रहा है ये तुम फाइंड कर रहा है, पक्का बात है। अब एग्जांपल ले, तुम अगर स्कूल बैग बनाता है तो मटेरियल का खर्चा होगा, ठीक है, लेबर का खर्चा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा होगा, तो एक बैग बनाने में 500 रुपया लग गया, ये मेरा फाइंडिंग्स है ना। कितना खर्चा हुआ, अब इस पे कंट्रोल करना, इसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, ये कॉस्टिंग का काम नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। तो कॉस्टिंग क्या है, जस्ट फाइंडिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उस फाइंडिंग को एनालाइज करना, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, कॉस्टिंग का क्या फंक्शन है, कॉस्ट का डेटा कलेक्ट करना, किधर किधर कितना खर्चा हुआ ये डेटा कलेक्ट करेंगे। क्लासिफाई करना कॉस्ट का, कि वो किस पर्टिकुलर हेड के अंदर डालना चाहिए, किस कॉस्ट सेंटर में डालना चाहिए, हर एक चीज का अलग अलग सेंटर होता है, ठीक है। तो किस कॉस्ट सेंटर में इसको डालेंगे, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब खर्चा, तो ये जो खर्चा है इसको एलोकेट करना है, मटेरियल पे कितना हुआ, लेबर पे कितना हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड पे कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ, ये सारा क्या हो रहा है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोकेट करते जा रहे हैं। और फिर क्या है, कैलकुलेशन एंड ऑफ टोटल यूनिट, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ और उसके ऊपर में कितना खर्चा हुआ, और फाइनली हम लोग निकालेंगे कि कितना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कॉस्टिंग क्या है, एक लाइन में समझे तो टेक्निक ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, यानी कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने का टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, वन लाइनर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स क्या क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करें तो पहला क्या है, कॉस्ट कलेक्शन। पहले हम लोग कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे, यानी कि डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे, फिर कॉस्ट पता चलेगा और फाइनली कॉस्ट का रिपोर्टिंग करेंगे। तो कलेक्ट कॉस्ट, डेटा, रिकॉर्ड डेटा, फाइंड कॉस्ट और फाइनली रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस में चलता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज का, पर्टिकुलर एक एक चीज पे कितना खर्चा हुआ, ठीक है। वो सारा डेटा हमको जैसे मिलता है हम क्या कर लेंगे, उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके निकालेंगे क्या, कॉस्ट, और फिर उसका रिपोर्टिंग करेंगे
कि हाँ भैया इतना रुपया खर्चा हो गया एक चीज को बनाने में, ठीक है। तो दीज 4 एक्टिविटीज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बेसिक फाउंडेशन यही है, शुरुआत यहीं से होगा, है ना। जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे हम लोग कॉस्टिंग कर पाएंगे, है कि नहीं। तो डेटा का कलेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फाइंड करो और रिपोर्ट बना दो, ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस है देखो, कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम फॉर कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, और ये क्या है, शुरुआती टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है, और वो क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, है ना। इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैलकुलेशन के बाद कंट्रोल करते हैं। ये लिमिटेड है, ये वाइड है, ठीक है। वाइड क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो बहुत कुछ उसके अंदर आ रहा है। पर इसमें क्या है, जस्ट कॉस्ट का फाइंडिंग करना। फिर क्या है, मे और मे नॉट यूज बुक्स, हो सकता है इसमें बुक्स में रिकॉर्ड करे, बुक में लिखे, और हो सकता है कुछ चीज हम ऐसे ही निकाल के बोल दे, लेकिन इसके अंदर में पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग लिमिटेड है, कहां डिसीजन ले सकते हैं सिर्फ हम लोग कि कितना कितना खर्चा हो रहा है उस पर कैसे हम लोग देखना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का डिसीजन क्या है, बहुत ज्यादा है, एक्सटेंसिव है, उस पर बियॉन्ड हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटेंसिव में आ गया। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, कॉस्टिंग हमको क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है, ये कॉस्ट क्यों बढ़ गया, क्या कहीं पे खर्चा हुआ, कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, ये सारा किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। लेकिन कॉस्टिंग का काम क्या है, सिर्फ कॉस्ट फाइंडिंग करना, ठीक है। और ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अब देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर इज एनी डिपार्टमेंट, पर्सन, मशीन, लोकेशन और एक्टिविटी वेयर कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड कंट्रोल्ड, यानी कि जहां पे कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है, टोटल निकाला जाता है कि कितना कितना खर्चा हो रहा है, कहां पे कौन सा पर्सन पे कितना खर्चा हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ। तो ये अलग अलग एक सेंटर बनाया जाता है जिसको क्या बोला गया, कॉस्ट सेंटर। It is the smallest unit of an organization for which costs are collected separately, है ना। एक फैक्ट्री के अंदर में कितना खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर में सारा खर्चा, क्या फैक्ट्री के अंदर में इस जगह इस एरिया पे कितना खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा हो रहा है, लेबर में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर बन सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्यों बनाना जरूरी है, टू मेजर डिपार्टमेंटल कॉस्ट, हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल सकते हैं हम लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, तो हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट हमको पता चल सके। इसके लिए टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, खर्चा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब जिस डिपार्टमेंट में खर्चा ज्यादा हुआ हम उसी को ना पकड़ेंगे, कैसे तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो गया, तुमको तो टारगेट दिए थे कि तुमको बनाना है 5,000 में, तुम 7,000 खर्चा कर दिया, तो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फिर टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस, और हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर, मशीन नंबर 5, डिलीवरी सेक्शन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कई ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हर एक मशीन पे कुछ लोग लगा हुआ है, हर एक मशीन का अपना खर्चा है, तो हर एक मशीन एक कॉस्ट सेंटर बन सकता है ना। हर एक डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर बन सकता है। स्टोर में अलग अलग सेक्शंस है, तो वो एक एक सेक्शन मेरा बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम लोग, एक कार मैन्युफैक्चर होता है, तो इसमें क्या होगा, पहले एक असेंबली डिपार्टमेंट होगा, एक पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होगा, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना कॉस्ट सेंटर है। क्यों, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ खर्चा होता चला जा रहा है कि नहीं। तो कॉस्ट सेंटर प्लेस वेयर कॉस्ट इज कलेक्टेड, जहां से कॉस्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं एक एक करके, उसी को क्या बोला गया है, कॉस्ट सेंटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा आज का टॉपिक। अब अगले दिन हम लोग इससे आगे चलेंगे, ठीक है। आज सपोज करो जो बीच में चली गई या नहीं आया, तो वो क्या कर लेगा, अपना यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, वहां से देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। बाय बाय।